तो लोग कैसे आप सब। आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सैंपल पेपर पहला और इसके सेक्शन ए के आज करेंगे एमसीक्यू। ये टॉप 20 एमसीक्यू रहेंगे और ये ऑप्शन के सिस्टम से एमसीक्यू और एजर्शन रीजन इसमें 2 रहेंगी। हर में वही 20 होंगे जिसमें 18 एमसीक्यू रहेंगे और 2 एजर्शन रीजन रहेंगे आपके पास। तो बिना देरी के साथ, और ये आप समझते जाना यार दोस्तों, आप सभी को पता ही ये क्या चीज़ है। तो बिना देरी के साथ बच्चों आपकी स्क्रीन पर लाते हैं पहला एमसीक्यू और ये रहा बेटा। ये है आपके सामने एमसीक्यू, एक्स वाई और ऑप्शन के सिस्टम से चलना है, ठीक है। तो हर ऑप्शन को पहले ध्यान से देखना है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, आप देखो एलिमिनेशन लगाओगे, ये वो करोगे, वो बहुत बड़ा हो जाएगा। रेदर देन आप एमसीक्यू की फॉर्मेटिंग देखो क्या है। 3 और 4 दिया, हर में ऑप्शन में 3 3 4 4 देखते हैं। 25 कैसे बनता है? 3 इंटू 4 से बनता है आपके पास 12। 3 इंटू 4 से 12 बनता है, यस बनता है। और 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर मिला के 25 होता है, हाँ होता है। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है और ये अपने आप में 25 बना देता है। बनाता है कि नहीं? बनाता है ना बेटा। तो अब इसको हम लोगों ने समझना है कि अगर ये 25 बन रहा है तो ये 3 4 वाला ऑप्शन हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, कभी नहीं ये नहीं हो सकता, ये हो सकता है, नहीं हो सकता। तो बचे ये 2 ऑप्शन, ये भी हो सकता है, ये भी। अब इसने पॉसिबिलिटी बताया 3 4 तो होगा ही, यस 3 4 तो होगा ही। क्या -3 -4 हो सकता है? -3 का स्क्वायर करोगे प्लस -4 का स्क्वायर करेंगे बेटा, तो आंसर तो मैं पॉजिटिव में देगा ना। माइनस भी तो हमेशा प्लस में आंसर देता है। 9 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा, तो मतलब -3 और 4 भी हो सकता है। क्या एक्स वाई हो सकता है? -3 और -4, ये भी तो माइनस माइनस प्लस माइनस, ये क्या आ जाएगा? 12 प्लस का दे रहा। तो मतलब ये भी ऑप्शन भी है, पर ये ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ वाला ऑप्शन है, तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा और इसको भी छोड़ देंगे। ऑप्शन के सिस्टम से ख़त्म कर दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ द स्क्वेयर ऑफ द डिफरेंस स्क्वेयर करना है, स्क्वेयर ऑफ डिफरेंसेस ऑफ जीरोज ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज इक्वल टू 144, ठीक है। डिफरेंस ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, डिफरेंस ऑफ एक जीरो अगर ए मान ली और दूसरी बी मान ली, इनके डिफरेंस का स्क्वेयर, ठीक है। अगर नहीं तो अलग लिखा, स्क्वेयर ऑफ डिफरेंसेस ऑफ जीरोज लिखा होता है। डिफरेंस, डिफरेंस मतलब ए माइनस बी ऑफ जीरोज, उसका आगे क्या करना हमें? स्क्वेयर, स्क्वेयर कर दिया। इज कितना है हमारे पास? 144 है। क्लियर। अब हमारे पास ये है, तो a माइनस बी का वैल्यू यहाँ पे स्क्वायर है, तो यहाँ पे 144। और हम लोगों ने नई चीज़ क्या पढ़ी है कि साथ में एक कभी खुशी कभी गम लेकर आता है, जो कि a माइनस बी की वैल्यू 12 प्लस माइनस 12 बना देता है, ठीक है। अब इसके बाद एक और चीज़ है हमारे पास, कह रहा है अब सम ऑफ जीरो का फॉर्मूला लगाओगे। सम ऑफ जीरो, अगर मैंने जीरो को क्या माना? मैंने जीरो को एक को a माना हुआ है, एक को b माना हुआ है। क्लियर। अब सम ऑफ जीरो क्या होता है? जीरो, उसको प्लस कर दो, a प्लस बी। सम ऑफ जीरो क्या होता है मेरे पास? -b/a, है ना, -b/a। पर ये यहाँ पे a b लिख लिया ना, अल्फ़ा बीटा लिखना था। क्यों? क्योंकि अब ये थोड़ा सा a b के साथ कन्फ्यूजन क्रिएट कर देगा। आप अल्फ़ा बीटा लिखो, ठीक है। अल्फ़ा बीटा लिखोगे तो इससे कन्फ्यूजन नहीं होगा कि ए बी मैंने मिक्स कर दिया। आप कहोगे कि सर ए बी आप लोगों ने मिक्स कर दिया। तो ये हमारे पास इक्वेशन होती है, इस वजह से मैंने कहा कि ये वाला ए बी उसके साथ मिक्स ना हो जाए। तो 1 0 अल्फ़ा, 1 0 होगी आपकी बीटा, -b/a होता है। अब इसके हिसाब से a की वैल्यू क्या है? 1, मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू -b/a। a की वैल्यू तो तुम्हारी क्या होगी? 1 होगी, ठीक है, लिख दिया मैंने। माइनस का b, ये क्या है? माइनस का b, ठीक है। 1 0 हो गया, ये हो गया हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होगी? माइनस का p, माइनस का p। क्लियर। अब एक और होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरो। बेटा ये 1 मार्क्स में डाल दिया, पर ये सॉल्व करने वाला था, ठीक है, समझ गए ना मेरी बात। तो ये है आपके पास, ये अल्फ़ा प्लस बीटा, ये क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ जीरो। प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है? c/a। क्या होता है? c/a। तो c की वैल्यू क्या है? 45 और a की वैल्यू 1। तो हमारे पास जो चीज़ आ गई वो, एक मिनट इसको थोड़ा सा ऊपर उठाते हैं, ठीक है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई हमारे पास ये। अब हमारे पास तीनों वैल्यूज़ आ गई हैं, अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू और अल्फ़ा बीटा। बेटा ये क्वेश्चन आया आई थिंक, तो ये 3 मार्क्स में आएगा, 2 में भी नहीं आएगा, 3 में ही आएगा अगर आया ये फाइनल में, ठीक है बेटा। 3 मार्क्स में लगता है अगर ये आ गया। ये वैसे एमसीक्यू में डाल दिया
पर इसका लगता नहीं है कि ये उसमें आएगा। नहीं तो हिट एंड ट्रायल से 4 ऑप्शन ट्राई करने पड़ेंगे और हमारे पास इतना टाइम होता नहीं है। ठीक है, एक आपको ब्रिज फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। ब्रिज फॉर्मूला जो मैं बता रहा हूँ ये उसी से होगा और उसी से जल्दी होगा। वैसे हो तो जाएगा, दूसरे के साथ तो बड़ा हो जाएगा। रेदर देन आप एक याद चीज़ रखो कि अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाओगे, उसमें से माइनस करोगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो आपके पास जो आंसर हमेशा आता है ना 4ab आता है, 4ab आएगा। ये आपको याद रखना है। अब अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है हमारे पास कितनी है बेटा, ये मैं 1 मान लेता हूँ। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास माइनस p है, तो माइनस p का स्क्वायर कर दिया। माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू मेरे पास क्या है, प्लस माइनस 12 का स्क्वायर है ना। तो 4 अल्फ़ा बीटा की वैल्यू बेटा मेरे पास क्या है, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू मेरे पास ये 3 है, जिसको मैं इसके साथ लिख देता हूँ 45। ठीक है, 45 2 पे 90 होता है, तो 4 पे 180 हो गया। माइनस p का स्क्वायर p स्क्वायर हो गया। क्लियर। तो इसके बाद ये माइनस प्लस करो चाहे माइनस करो, स्क्वायर है तो ऑटोमेटिकली आंसर प्लस में आएगा। 12 का स्क्वायर 144 होता है। ठीक है, अब p का स्क्वायर ये 180 में से ये प्लस हो जाएगा 144, ये माइनस इधर आके प्लस हो गया। ठीक है, तो ये क्या अगर 324 आ जाएगा, आई थिंक 8 4 12, हाँ 324। और 324 किसका स्क्वायर होता है, 18 का स्क्वायर होता है। किसका स्क्वायर होता है बेटा, 18 का। तो ये 324 18 का तो स्क्वायर हो गया। पर ये अकेला तो आता नहीं है, अपने साथ क्या लेकर आता है, कभी खुशी कभी गम, ना जुदा होंगे हम। 18 प्लस माइनस 18 आपके सामने, ये हो गया आपका आंसर। तो p की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस 18। तो प्लस माइनस 18 आपको दिख रहा है, ये ऑप्शन। तो इसका ऑप्शन ये टिक लगा दिया हम लोगों ने। ठीक है, तो दूसरा आंसर आपके सामने। नेक्स्ट देखोगे, ये रहा ABC एंड BD आर 2 इक्विलेटरल ट्राइंगल सच दैट D इज द मिड पॉइंट। एक ABC और एक है आपके पास BDE सच दैट D इज ए मिड पॉइंट ऑफ BC। एक D मिड पॉइंट है किसके ऊपर, BC के ऊपर। D एक मिड पॉइंट है BC के ऊपर। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास BDE। क्लियर। तो यहाँ पे थोड़ी हल्की सी इरेजर का उपयोग किया जाएगा और ये हो गया आपके सामने, ये पॉइंट हो गया E। अब वो कह रहा है कि आप रेशियो निकालो इनके एरिया का, ऊपर बड़ा एरिया रखना, नीचे छोटा एरिया रखना है। ठीक है, तो पहली बात तो आंसर अगर ABC दिखने में ही पता लग रहा है ना, दिखने में आपको पता लग रहा है कि नहीं, पहले मेरी बात सुनना ध्यान से। तो दिखने में हमें एक चीज़ पता लग रही है कि ये वाला जो एरिया है, ये एरिया बड़ा है। किस एरिया से बड़ा है, इस एरिया से बड़ा है, दिख ही रहा है हमें। तो एक सिंपल सी लॉजिक है कि जो BDE बड़ा है तो ये वैल्यू बड़ी होगी, ये वैल्यू बड़ी होगी। आगे वाली वैल्यू इसमें क्या है, ये छोटी है ये बड़ी है, ये नहीं हो सकता। ये छोटी ये बड़ी ये नहीं हो सकता। पहले तो 2 ऑप्शन सीधे उड़ गए तुम्हारे। ठीक है, तो पर एरिया का कंसेप्ट तो हमारे सिलेबस में है नहीं, पर मैं ये बता देता हूँ कहाँ तक ये आ सकता है। अब ये साइड का मान के चलो, साइड का रेशियो पूछा हुआ है। ठीक है, पर इसमें मैं दोनों करवा के जाऊंगा। पर अगर ऐसा भी ऑप्शन होता तो हम फीलिंग के साथ कर सकते थे कि पहली वैल्यू बड़ी नहीं हो सकती तो ये 2 नहीं हो सकते। एटलीस्ट तुक्का लगाओ के तो ये 50% चांस तो आपके रिड्यूस हो गए ना कि मैं ये गलती नहीं करूंगा। 50% बचे ना, वो भी रिमूव हो जाएगी। अब मेरी बात सुनो, उसने कहा D इज ए मिड पॉइंट, D मिड पॉइंट है। तो दोनों ट्राइंगल अगर इक्विलेटरल है, हमें पता है एक क्वेश्चन और MCQ बन जाता है। इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होती है, सिमिलर होती है। क्या होती है बेटा, सिमिलर। तो सिमिलर साइड का प्रोपोर्शन ले लो। तो और हमें पता है ये मिड पॉइंट है, तो ये वाली साइड ये वाली इस साइड के इक्वल हो गई। क्लियर। तो आपके पास BD किसके इक्वल हो गया, BD। अब अच्छा, अगर बड़ी ट्राइंगल का अगर बात करें, बड़ी ट्राइंगल ABC ट्राइंगल में कौन सी एक साइड ले ली मैंने, BC ले ली। ठीक है, और इसकी BDE ट्राइंगल में मैंने एक साइड ले ली DE। ठीक है, तो ABCDE, BDE सच दैट D इज ए मिड पॉइंट ऑफ BC। ठीक है, तो हम लोग इसका रेशो लेंगे। ये नहीं, ये गलत हो गया, ये इस पर थोड़ा सा चेंजेस लाने हैं हमें। तो हमारे पास जो पॉइंट आएंगे, इस लाइन का मैंने ये ले लिया BC और इस लाइन का ले लिया BD, क्योंकि यही मिड पॉइंट है ना, BC अपॉन BD। ठीक है, BC अपॉन BD। तो BC अपॉन BD BC है, अगर ये बोल सकते हो कि जो BC बना BC डबल है BD का, ये क्योंकि मिड पॉइंट है ना, B से लेके C तक लाइन है। ठीक है, और ये D मिड पॉइंट है, तो हम बोल सकते हैं ना जो BC है, ये BC किससे बना है, अगर BD लाइन का इस लाइन को
2 बार कर दें या 2 से मल्टीप्लाई कर दें या बी डी प्लस, क्योंकि सी डी को बी डी लिख सकते हो तो 2 टाइम्स, तो ये क्या हो जाएगा 2BD अपॉन BD। ठीक है, अगर ये साइड का रेशो होता क्वेश्चन तो इसका आंसर क्या था 2:1। क्या आता बेटे 2:1। अगर ये साइड का क्वेश्चन होता 2:1 होता, पर हमारा क्वेश्चन क्या है इस बार एरिया का क्वेश्चन है, तो भी अगर ये चीज़ होता तो अब रेशो में क्या होता आपको इनकी साइड के स्क्वायर के प्रोपोर्शन के बराबर होता है। एरियाज़ क्या होते हैं, जैसे ये अगर इसका एरिया निकालना हो, मैं हमारा सिलेबस का क्वेश्चन तो यहीं तक ख़त्म हो जा रहा, पर क्या आप तो अगर एक्स्ट्रा पूछे तो जो एरिया का रेशियो होता है वो इसकी साइड के प्रोपोर्शन में होता है। वैसे अगर इस सिलेबस के कंटेक्स्ट में अगर सेम क्वेश्चन पूछा जाता तो वैसे मैं 2 ऑप्शन एलिमिनेट करता कि आगे की वैल्यू बड़ी होती, ये वैल्यू बड़ी होनी चाहिए थी, इन क्वेश्चन में नहीं थी बड़ी। ठीक है, तो इसलिए ये रिड्यूस किए थे, पर ये क्या हो जाता है BC का स्क्वायर अपॉन BD का स्क्वायर हो जाता है, तो 2 का स्क्वायर 4 नीचे 1, तो 4:1 इसका राइट आंसर है बेटा। तो इसका आंसर क्या आ गया 4:1 हो गया। क्लियर है। अब है तीसरा शानदार जबरदस्त जिंदाबाद क्वेश्चन है, ये एक NCERT क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। POQ की वैल्यू 110 है, POQ ये वैल्यू 110 है, तो बेटा आप एक चीज़ याद रखोगे, इसका और इसका सम मिला के 180 होता है। कितना होता है 180। सीधा जवाब, नो बकवास, गेट एन आइडिया, 1 मार्क्स। ठीक है, अब बेटा ये PTQ फाइंड करना, और अगर ये 110 है इन दोनों का सम मिला के 180 होता है। अगर 180 होता है तो हम लोगों ने बेटा कितना निकाल दिया है इसका, ये 110 निकाल दिया, 180 बनने के लिए कितना कम रहेगा, ये 70, तभी होगा ना, तो इसका 70 आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा 70 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर, ये रहा आपके सामने ए सेट ऑफ नंबर। ठीक है, कह रहा है 4 है ना जो नंबर, और वो कितनी बार है, उसी को हम क्या बोलते हैं फ्रीक्वेंसी बोलते हैं ना। फ्रीक्वेंसी कोई चीज़ कितनी बार रिपीट हो रही है, पर फिजिक्स में वही चीज़ क्या होता है, कोई भी चीज़ कितनी बार रिपीट हो रही है 1 सेकेंड में। अब ये फ्रीक्वेंसी है तो कह रहा है 4 है ना जो 4, वो कितनी बार कंसिस्ट ऑफ 3 4s, 3 कितनी बार है 4 टाइम्स है। ठीक है, तो वो कह रहा है जो नंबर 3 है 3 है, नंबर कंसिस्ट ऑफ 3 4s। हाँ ठीक है, जो 4 नंबर है कंसिस्ट ऑफ 3 4s, 4 कितनी बार है 3 बार है। उसके बाद वो कह रहा है 5 5 टाइम्स है, 5 नंबर जो 5 है वो कितने टाइम है 5 टाइम है। और उसके बाद 6 6 टाइम्स है, 6 है ना जो 6 टाइम है। 8 8 टाइम है, और 10 है ना जो वो 7 टाइम है। 10 कितने टाइम है 7 टाइम है, हमें मॉड निकालना। ठीक है, क्वेश्चन ए सेट ऑफ नंबर कंसिस्ट ऑफ 3 4s, 4 3 बार है, 5 5 बार है, 6 6 6 बार है, 8 8 बार है, 10 7 बार। वो तुम्हारे ब्रेन से खेल रहा है और कुछ नहीं, 15 10 लगा देगा। टिक, उसने क्या पूछा मॉड पूछा। मॉड क्या होता है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, मतलब जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला नंबर। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला नंबर कौन सा है आपके पास, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला नंबर जो है आपके पास 8 है। कितनी बार है वो 8 बार ही है, तो इसका आंसर 8 होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा 8 होना चाहिए। तो 5th का आंसर क्या हो गया हमारे पास C हो गया। आगे ट्रायंगल ABC एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है विद ईच साइड लेंथ ऑफ 2p, AD परपेंडिकुलर देन वैल्यू ऑफ AD। ये भी क्वेश्चन लगता है इस साल आ जाए, देखते हैं। चलो ऐसा करते हैं, इसको फिर शेप के साथ बनाते हैं, अच्छी शेप के साथ। ये ऐसे बना दिया, इक्विलेटरल बना दिया हमने। ठीक है, तो ये लाइन को इरेज कर देते हैं पहले इरेजर के साथ। ये हमने इरेज किया, फिर रहते हैं पेन। ठीक है, तो कह रहे हैं ABC एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जी। ठीक है, उसके बाद विद ईच साइड लेंथ 2p, हर लेंथ कितनी है 2p 2p 2p। ठीक है, अब बेटा AD परपेंडिकुलर BC के बोल रहा है, ये लाइन यहाँ पे लगाई, एक परपेंडिकुलर लाइन AD परपेंडिकुलर किसके है BC के। ठीक है बेटा, आपको ये याद रखना है इक्विलेटरल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द फ्रॉम द एंगुलर बाइसेक्टर, ये नीचे से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना देता है। तो ये 2 हिस्से बन जाएंगे, इधर P बना देगा, इधर P बना देगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और हमें किसकी लेंथ निकालनी है, इस AD की लेंथ निकालनी है। AD का मतलब इसकी लेंथ निकालनी है। ठीक है, और इस AD की लेंथ कैसे निकलेगी, आपको क्या करना है ट्रायंगल ABD को उठाना है
और इस पे पाइथागोरस लगा देना। क्या लगाना बेटे? पाइथागोरस। और इस ट्रायंगल में जब आप पाइथागोरस लगाओगे तो क्या बनेगा? लगा दो फिर पाइथागोरस। ए बी डी में ए बी का स्क्वायर किसके इक्वल हो गया? बी डी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर। ए बी की वैल्यू क्या है? 2p। 2p का स्क्वायर। बी डी की वैल्यू क्या है? p का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर। ए डी का स्क्वायर करना है। 2p का स्क्वायर क्या आ जाएगा बेटा? 4p स्क्वायर हो जाएगा। इसका स्क्वायर भी p स्क्वायर है प्लस ए डी स्क्वायर। तो ये इसमें से माइनस हो जाएगा इधर। ए डी स्क्वायर 4p स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, ये क्या बच जाएगा? ये माइनस होगा इधर आके, ये 3p स्क्वायर हो जाएगा। तो ए डी की वैल्यू क्या आ जाएगी? √3p। 3p स्क्वायर हो जाएगा, जो कि ए डी की वैल्यू क्या बताएगा आपके पास? ठीक है, ये क्या हो जाएगी आपके पास? ए डी की वैल्यू √3p। चेक करो ऑप्शन में है √3p, वही ऑप्शन होगा, ये रहा। ठीक है, अगर वैसे नहीं करना तो ट्रिग्नोमेट्री लगा के भी इसको सॉल्व कर सकते हो। किस तरह से वो आपको देखना पड़ेगा। क्लियर? कैसे? देखो, ये ट्रायंगल है ना जो शेडेड है, ये हमें पता है ये 90 डिग्री होता है और इसमें ये एंगल कितने डिग्री होता है? इक्विलेटर में 60 डिग्री होता है। ये 60 होता है तो ऑटोमेटिकली 30 बच जाएगा। कितना बचेगा? 30 बचेगा। तो यहाँ पे क्या लगेगा हमारे पास कॉन्सेप्ट? 1√3 2। ये इक्विलेटर ट्रायंगल है, ये सेट ही आपको याद रखना है, मतलब क्रैम करना है। 1√3 2 होता है। ये 2 है तो यहाँ पे सभी पे वर्ड क्या लगा हुआ है? p साथ में लगा हुआ है। उसने क्या लगाया हुआ? p। अगर मैं यहाँ पे p मल्टीप्लाई कर दूँ, इधर p मल्टीप्लाई कर दूँ, इधर भी क्या आ जाएगा? p। ये 2p था, 2p है। ये 1p है, ये 1p है। तो ये क्या होगा? √3p। तो ऐसे भी बता सकते हो इसका आंसर। ठीक है, ये इस तरह से ऑप्शन का सिस्टम है। नेक्स्ट देखो फिर, x² - 4x - √3 2। ठीक है, तो ये चीज़ हमें निकालना है। पहली बात, जब भी यहाँ पे आपको याद रखना है, बस ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला लगा देना। डी का फॉर्मूला b² - 4ac आता है। आप सभी को पता ही है, अगर प्लस आया तो कौन सा ऑप्शन होगा? फिर ये ए वाला हो जाएगा। ठीक है, अगर इक्वल टू 0 हुआ, रूट्स आर 2 इक्वल रूट्स, तो फिर बी ऑप्शन हो जाएगा। अगर ये नेगेटिव आया, नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा? ये नो रियल रूट्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नो रियल रूट। नो रियल रूट का मतलब सी ऑप्शन हो जाएगा आपके पास। क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। कोई डाउट? आई थिंक आपको समझ आया होगा। तो कर दो फिर, ax² + bx + c लगाओगे जब, तो बेटा ये क्या हो जाएगा? x² के साथ वाला क्या होता है? 1 होता है। x² के साथ वाला क्या होता है? 1। तो a की वैल्यू क्या है? 1 है आपके पास। b की वैल्यू क्या है? -4। b की वैल्यू -4। c की वैल्यू क्या है? -3√2। -3√2। b का स्क्वायर माइनस, अब b का स्क्वायर करोगे -4 का स्क्वायर -4। a की वैल्यू 1, c की वैल्यू -3√2। क्लियर है? 4 का स्क्वायर 16 होगा, माइनस माइनस प्लस। अब यार मेरे को क्या फीलिंग लेके निकालना? वैसे तो 12√2 आ गया, मैं क्या फीलिंग लेके निकालूँ? 16 में कुछ चीज़ प्लस हो रही है, सिंपल सी बात है। 16 में प्लस हो रही है ना, चाहे ये मल्टीप्लाई कोई बहुत मुश्किल सा होता ना, मैंने छोड़ देना था, क्योंकि 16 प्लस चल रहा है आंसर। और मेरे को तो यही देखना है ना, प्लस है माइनस है 0 है, तो प्लस है a, तो ये 2 डिस्टिंक्ट रूट हो जाएगा, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट। क्लियर? 7th का क्या हो गया हमारा? ए ऑप्शन हो गया, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। अच्छा आगे, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टेंजेंट पी एंड पी बी आर ड्रॉन द पेरीमीटर पी सी डी। ठीक है बेटा, अब देखो फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, एक बच्चा सोचेगा कि ये है फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टेंजेंट पी एंड पी बी आर, ये इस तरह से पी एंड पी बी बन जाएगा टेंजेंट। ठीक है, तो और क्या सोचेगा बच्चा? फिर उसके बाद क्या लगाना है? इफ़ सी डी इज टेंजेंट टू ए सर्कल एट पॉइंट ई, इफ़ सी डी इज ए टेंजेंट टू ए सर्कल। हाँ ये ऐसे है, इस तरह से। अच्छा, बड़ी सी फिगर बना के दिखाते हैं, और ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है, इसको पहले पिछले स्टेप पे लेके चलते हैं। चल 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 भाई मेरे, चल। अच्छा इसे इधर से चलेगा पीछे। ठीक है, ये क्वेश्चन अगर इस साल आया ना, तो मोस्ट प्रोबेबल चांस है कि ये फिगर के साथ आता है क्वेश्चन। ज़्यादातर चांस होते हैं कि ये क्वेश्चन फिगर के साथ आए। क्वेश्चन नंबर 8 जो मैंने लिया है, पर अगर ये इसमें आ रहा है तो आपको एक रिजल्ट साथ में याद करवा के जाएंगे। नहीं तो मैं इसको 8th क्वेश्चन को 3 मार्क्स की तरह सॉल्व कर रहा हूँ पहले, फिर इसको 1 मार्क्स में आपको बताऊँगा। ठीक है, एक कह रहा है फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, एक एक्सटर्नल पॉइंट ये इस तरह से है P, क्या है पॉइंट P,
कुछ कुछ क्वेश्चन मैंने ऐसे लिए हैं कि वो दिखने में 1 मार्क्स में भी सॉल्व होंगे, 3 में भी, वो उसकी चॉइस है। टेंजेंट पी एंड पी बी आर टेंजेंट टू ए सर्कल, टेंजेंट पी ए एंड पी बी आर टेंजेंट टू ए सर्कल। क्लियर? पी पॉइंट ले लिया और एक मिनट, पी पॉइंट तो यही है, तो ये ए हो गया। पी ए एंड पी बी आर टेंजेंट टू ए सर्कल विद सेंटर ओ, एक सेंटर है ओ, ठीक है। और उसके बाद इफ सी डी इज टेंजेंट टू द सर्कल एट पॉइंट ई, इफ सी डी इज टेंजेंट, सी डी इज टेंजेंट टू ए सर्कल एट पॉइंट ई, पी इज 14, पी ए की यहाँ से यहाँ की वैल्यू 14 है। मैं वैसे बात बताऊँ, जितना भी ये हो ना उसका डबल आंसर होता है। 14 का डबल क्या हो गया? 28, तो इसका आंसर ये होगा। अभी सॉल्व करते हैं किस तरह से। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ पीसीडी, पीसीडी का पेरीमीटर निकाला, पेरीमीटर ऑफ पीसीडी, ठीक है। एक सिंपल सा लॉजिक लगेगा जो इसके ऊपर, पेरीमीटर ट्रायंगल पीसीडी किस तरह से निकलेगा कि आपको सारी साइडों को ऐड करना होता है। तो यही तो बोलता है पीसी प्लस, पेरीमीटर का मतलब क्या, बाउंड्रीज को ऐड कर दो, पीसी प्लस सीडी प्लस पीडी, ठीक है। अब पीसी सीडी को क्या लिख सकते हो, सीडी को तोड़ के क्या लिख सकते हैं, सीडी को तोड़ के सीई प्लस ईडी, सी प्लस ईडी, और साथ में क्या है पीडी, ठीक है। ये हो गया। अब देखोगे ध्यान से तो ये और ये लाइन, ये क्या है, टेंजेंट टू ए सर्कल, सीई और सी ए, उसी तरह से ईडी और डीबी, ईडी और डीबी, ये भी क्या है, टेंजेंट टू ए सर्कल। और बचा क्या, ये लाइन यहाँ से लेके, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये क्या है, पी ए, और इधर क्या है, पी बी, पी ए पी बी, ये सारे क्या है, टेंजेंट टू ए सर्कल, टेंजेंट टू ए सर्कल आर इक्वल। मैंने आंसर आपको पहले ही बता दिया, टू ए सर्कल आर इक्वल। क्लियर? समझ गए मेरी बात? तो पी सी की वैल्यू कितनी है, पी सी की वैल्यू तो अभी कुछ नहीं है, पी सी में क्या, अब पी सी, सी ई की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, सी ई की जगह मैं सी ए लिख सकता हूँ, लिख दिया मैंने। ई डी नहीं लिखना, ई डी की जगह फिर मैं क्या लिख सकता हूँ, ई डी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, डी बी, ई डी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, डी बी। फिर मैं पी डी की जगह क्या लिख सकता हूँ, पी डी की जगह, पी डी को फिर पी डी छोड़ देते हैं, है ना, पी सी पी डी, हाँ इसको पी डी छोड़ेंगे। अच्छा इन दोनों को ऐड करो, पी सी में सी ए ऐड करो, पी सी में सी ए ऐड करो, पूरी लाइन बन गया ना, पी ए प्लस डी बी में पी डी ऐड कर दो, डी बी में पी डी ऐड कर दो, तो पी बी हो जाएगा। अब पी ए और पी बी क्या है, इक्वल है, पी ए पी बी इक्वल है, पी ए पी बी की जगह भी पी ए, तो कितनी टाइम पी ए हो गया, 2 टाइम्स पी ए हो गया। तो पी ए की वैल्यू कितनी है, पी ए की वैल्यू 14 है, कितनी है 14, तो 14 इंटू 2 28, इसी तरह से ये निकला है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। क्लियर? थोड़े से कंसेप्चुअल होते हैं। अब cos 4 sin 4 है, ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है पर सॉल्व करना आपको सीखना है। cos 4a, cos 4 को क्या लिख सकते हो, cos स्क्वायर a। अब मेरी बात सुनो, ये ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, ये एक ही बात है। अगर ये चीज़ें सही है, अगर इसको ऐसे लिखोगे ये गलत है, ये एंगल का स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। cos स्क्वायर a का स्क्वायर माइनस साइन की 4 को क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर a का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तुम्हारे पास क्या होता है, a प्लस बी माइनस बी। अब ये a की तरह रिएक्ट करेगा, ये b की तरह एक्ट करेगा, सॉरी रिएक्ट नहीं एक्ट करेगा। तो ये क्या आ जाएगा, एक बार प्लस के साथ एक बार माइनस के साथ, एक बार प्लस के साथ और एक बार माइनस के साथ, ठीक है। कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए किसके इक्वल हो गया, 1 के, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। क्लियर? क्या आंसर आया मेरा, नहीं आया, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए क्या आंसर आया, नहीं आया बेटा, नहीं आया, कोई बात नहीं, फिर से करते हैं, ऑप्शन ही नहीं मिल रही। अब आंसर को क्या निकाल सकते हैं, यह 2 साइन स्क्वायर ए है, ये है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है ना, 1 के इक्वल होता है। तो अगर मैं कॉस स्क्वायर ए को बदलना चाहता हूँ, ठीक है, ये ऑप्शन देखनी पड़ेगी हमें कौन सी दी है, कॉस स्क्वायर ए प्लस में हो और ये साइन स्क्वायर ए माइनस में हो, ऐसी है ऑप्शन। ये साइन प्लस में है, ये माइनस का कॉस स्क्वायर है, तो ये ऑप्शन तो गई, इससे नहीं मिला।
बाकी बची दो ऑप्शन, इसको ट्राई करते हैं। कॉस स्क्वायर ए की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख देते हैं। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये एक माइनस साइन स्क्वायर ए, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए इसका आंसर है। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए है मेरे पास। ऑप्शन में दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ, नहीं दिया हुआ, फिर मेरे तक मतलब कन्वर्जन इसकी उल्टी करनी पड़ेगी, क्योंकि अब ऑप्शन पे डिपेंड करता है ना, इसका आंसर ये भी हो सकता है। नहीं बनाना कोई बात नहीं, यहाँ पे मैंने किसको चेंज किया था, कॉस को चेंज किया था, अब कॉस को ऐसे ही रख लेते हैं। अब बंदा मान ही रहा, मैं क्या करूँ, साइन स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर इधर ले आओ फिर, तो कॉस स्क्वायर ए माइनस का 1 माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर ए। अब ये है ना, इसके आंसर तो बहुत हो सकते हैं ना, अब कहाँ पे रुकना है वो तो यही डिसाइड करेगा ना। अब देखो मैच हुआ, अब ये मैच हो गया, ठीक है। और डिपेंड करता है कि अब पर ये क्लोज क्लोज थे सारे। अब देखो ये भी क्लोज ही था, इसमें ये माइनस में था, ये प्लस में था, साइन की बदला बदली की हुई है बस, ठीक है बेटा। तो ये क्वेश्चन आई थिंक आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस का 1, क्लियर। इसमें 4 ऑप्शन पे एंड तक जाना था, ये ऐसा था क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फिर। हाँ, ये क्वेश्चन भी अच्छे क्वेश्चन में से एक है। अब ये क्वेश्चन 2 तरीके के साथ आता है। वो ये बोल देता है एक चीज़ है, इसका एक जो भी चीज़ है इसकी शेडो और इसकी हाइट दोनों बराबर है, शेडो और हाइट। जब भी शेडो और हाइट चीज़ की बराबर हो जाना है तो उसका एंगल हमेशा 45 डिग्री होता है, याद रखो। कितना होता है 45, और ये 90, ये 45, तभी होगा ना ऑपोजिट एंगल्स टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। तो 45 होता है इसका आंसर। एक चीज़ याद रखो, एक टाइप तो ये होगी, दूसरी टाइप वो ऐसे पूछ लेता है। कैसे, सेम ही चीज़ होगा कॉन्सेप्ट पर थोड़ा सा अलग तरीके। 1.5 मीटर टॉल है, 1.5 मीटर टॉल है, 20.5 मीटर अवे फ्रॉम द, एक 22 मीटर का टावर है, इससे कितनी दूरी पे है, ये कितनी दूरी पे बेटा 20.5, 20.5 मीटर की दूरी पर है। उसके बाद देन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द आई ऑफ द ऑब्जर्वर, ये एंगल आपको बताना है, ठीक है बेटा। ये फिर ये अब टावर की हाइट कितनी है 22 मीटर, टावर की हाइट कितनी है 22, टावर की हाइट 22 है, ये 1.5 है यहाँ से यहाँ तक, और ये भी क्या आ जाएगा 1.5। तो 1.5 इसमें से माइनस करोगे 22 में से तो ये बच जाएगा, तो ये भी कितना बचेगा 20.5। बेटा ये 20.5, इधर से भी कितना, ये 20.5 हो गया ना बराबर। जब बेस और ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ जब भी ये बराबर होंगे, ठीक है, ये जब भी ये बराबर होंगे तो एंगल हमेशा कितना बना के निकलेंगे 45 डिग्री। कितने डिग्री 45 डिग्री बना के एंगल निकलेंगे, क्लियर। नेक्स्ट देखो फिर प्रोबेबिलिटी, ये तो सीधा क्वेश्चन है, इवेंट प्लस नॉट इवेंट इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो 11th का तो क्या होगा, ये होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस नॉट इवेंट इज इक्वल टू 1, क्लियर। अब देखो नेक्स्ट, x की वैल्यू क्या रहा a है, y की वैल्यू क्या है b। तो ग्राफिकली रिप्रेजेंट द लाइन इंटरसेक्ट एट, रिप्रेजेंटिंग विच लाइन, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, x, इसको सीधा भी अगर लिखना हो, एक सिंपल सी बात बताऊँ, x प्लस x इक्वल टू a है, इसको क्या लिख सकते हो, x प्लस 0y इज इक्वल टू a, x y इज इक्वल टू b है, y इज इक्वल टू b को क्या लिख सकते हो 0x प्लस y टाइम्स हो गया, और ये b हो गया। तो a1 बाई a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। पहली बात तो a1 बाई a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, है ना, ऐसा भी बता सकते हो। तो ये इंटरसेक्टिंग हो गया, तो ये तो हो ही नहीं सकता, ना ये हो सकता, बचे ये दो, ठीक है। तो सिंपल है, तो x पे वैल्यू है इसकी a, x पे a वैल्यू पे है और y पे b वैल्यू पे है, y पे b वैल्यू पे है, यही बोल रहा है। इसकी कटिंग कहाँ पे होगी, ये ऐसे होगी कटिंग, तो a कॉमा b इंटरसेक्ट एट a कॉमा b हो गया इसका आंसर, क्लियर। ये वही लगा ना, a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 इन दिस केस, क्लियर, समझ आ गया होगा। 12 क्वेश्चन हम लोगों ने कर दिए। नेक्स्ट देखो फिर 13, ए ट्री कास्ट ए शेडो, ओ हो वही क्वेश्चन है, घूम के पूछा उसने। अब सन का एंगल ऑफ एलिवेशन 45, तो हमने क्या पढ़ा है, अगर शेडो 15 मीटर की है तो इसकी ये वाली हाइट अगर 45 है ना, तो ये भी चीज़ कितनी होगी 15 होगी। कितनी होगी बेटा 15, क्लियर। तो ये भी चीज़ क्या हो जाएगी 15। तो 15 वाला कहाँ है ऑप्शन, ये रहा, सीधा खत्म, ठीक है। ये तो हो गया हमारा 13 का आंसर क्या होगा हमारा डी हो गया।
आगे, फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर विद हाइट 10 सेंटीमीटर रेडियस बेस 6 ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ सेम हाइट एंड सेम बेस इज रिमूव, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। अच्छा, इसके लिए भी मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। कॉन्सेप्ट है, अच्छा कॉन्सेप्ट है। अगर इसका सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन बड़ा निकलेगा, पर आप आए हमारे पास वो ऑप्शन के सिस्टम के साथ, तो आपको एक चीज़ बताते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि अगर एक सिलेंडर है, अगर उसमें एक कोन रखा जाए, ये पानी भी भर सकता है, ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है। इस सिलेंडर में कोन डाल दिया, मान लो सिलेंडर 30 लीटर का है, ठीक है। इसमें एक कोन डाला गया, क्या डाल दिया बेटा? कोन डाल दिया। कोन का पहले हम बनाते हैं, ये मान लो एक कोन डाल दिया इसमें, है ना, ये वाला कोन। ये जब कोन डाला गया तो क्वेश्चन मैं चेंज कर रहा हूँ। क्वेश्चन क्या कर रहा हूँ कि कितना पानी बाहर आ गया, ऐसे पानी बाहर आएगा, कितना पानी बाहर आएगा। अगर सेम बेस और सेम हाइट के साथ रखा जाए ना ये चीज़, तो जो पानी बाहर आएगा ये इसकी ऑक्यूपेंसी होती है इसकी डिवाइडेड बाय 3, क्योंकि आपने पढ़ा ना वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच। और वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन बेटा क्या होता है, 1/3 हिस्सा होता है इसका, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और प्यासे कौए की कहानी पढ़ी है कि जितना ये है उतना ही पानी बाहर आएगा, ठीक है। तो ये इसने कितनी जगह ली हुई है, 10 लीटर की जगह ली हुई है, ठीक है। क्योंकि 30 को 3 से डिवाइड करोगे, 30 को 3 से डिवाइड करोगे कितना होगा, 10। तो पानी बाहर आएगा 10 लीटर। एक क्वेश्चन होगा। दूसरा क्वेश्चन ये पूछेगा ये बचा हुआ पानी कितना है, तो बचा हुआ पानी कितना है, 2 लीटर। कितना लीटर, 2 लीटर। टोटल 30 लीटर, सॉरी 20 आएगा फिर यहाँ पे, ठीक है। तो मतलब क्या है कि अगर ये निकल गया तो 1/3 निकल गया, टोटल ये है, तो 2/3 बच गया ना। सुनो मेरी बात ध्यान से। अब वॉल्यूम सिलेंडर में से वॉल्यूम ऑफ कोन माइनस करोगे, वॉल्यूम रिमेनिंग सॉलिड ही पूछा ना, तो ये 1 है वैल्यू। 1 पाई आर स्क्वायर एच में से 1/3 निकालोगे तो कितना पाई आर स्क्वायर एच बचेगा, 2/3 बचेगा। कर लो आप एलसीएम चाहे 3। तो यही तो मैंने यहाँ पे समझाया कि ये 2/3 होता है बस। मतलब कहने का मतलब कि अगर ऐसे है, इस तरह से फिगर है, तो आप ये याद रखोगे कि पूरे का ये 1 1 1 हो जाता है। अगर इस साइड का जो पूछे, इसकी वॉल्यूम पहले पार्ट की, वॉल्यूम दूसरे पार्ट की, और वॉल्यूम तीसरे पार्ट की, तीनों की वॉल्यूम बराबर रहेगी। जिसका मर्जी पूछ लो, ठीक है। अगर इन दोनों का पूछा है तो रिमेनिंग तो यही हुआ ना। तो कौन से अगर ये उड़ जाएगी, ये चीज़ उड़ जाएगी, ये कोन को अगर ख़त्म कर देंगे तो ये पार्ट जो बचेगा वो कितना बचेगा, एक हिस्सा इधर से, एक हिस्सा इधर से, ठीक है। और टेक्निकल बात है, नहीं समझ आ रही तो यहाँ से भी देख लो, वही आ रहा है 3 पाई आर स्क्वायर एच माइनस 1 पाई आर स्क्वायर एच। दैट मीन्स 2/3 पाई आर स्क्वायर एच बच गया। तो 2/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन हो गया, ठीक है। अब वो तो हो ही गया है ना सब। तो आर की वैल्यू देखो, आर की वैल्यू कितनी है, 6, हाइट 10, रेडियस 6, हाइट 10, ठीक है। 3 2 जा 6, 6 दूनी 12, 12 इंटू 2 24, 240 पाई इसका आंसर हो जाएगा। 240 पाई चेक कर लो कहाँ पे है, ठीक है। इसका आंसर क्या गया, 240 पाई। तो 240 पाई हमारे पास ये रहा, तो यही हो गया इसका आंसर। क्लियर, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मीन मीडियन मॉड। ये भी क्वेश्चन, ये तो पैटी नहीं आना, तो आपको याद क्या रखना है, फॉर्मूला होता है 3 मीडियन इज इक्वल टू मॉड प्लस 2 मीन। 3 मीडियन इज इक्वल टू मॉड प्लस 2 मीन। 3 मीडियन इज इक्वल टू मॉड प्लस 2 मीन, ठीक है। ये फॉर्मूला याद रखना। मीडियन का वैल्यू क्या, 3 इंटू 137। मीडियन कितना है, 137। मॉड की वैल्यू फाइंड करनी है। 2 मीन, मीन कितना मेरे पास 137.137.05। अब बेटे ये प्लस हो रहा है, इधर माइनस हो जाएगा। 3 इंटू 137, मैं क्यों मल्टीप्लाई करूँ, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे ना, इक्वल टू मॉड। अब बेटा ये मान लो ये 137 है, 137.05 है। मैं कुछ देर के लिए इसको 137 मान के चलता हूँ, वैसे है 0.05। तो अगर 137 कॉमन आएगा मतलब 3 - 2 हो जाएगा। तो 137 में 3 - 2 कितना होगा, 1। मतलब मॉड की वैल्यू 137 के करीब निकल रही होगी। मेरे को एग्जैक्ट नहीं पता, 137 के करीब ये ऑप्शन नहीं है, 137 के करीब ये ऑप्शन नहीं है, 137 के करीब ये है। ओ यार ऑटोमेटिकली यही निकलेगा, आप करके देख लो चाहे।
आप करोगे जब 3 इंटू 137 इसका आंसर निकालना, उसमें से 2 इंटू 137.05 का आंसर निकालना। जब बेटा इन दोनों का आंसर निकाल लोगे तो आपके पास यही आएगा 136.90। ठीक है। इफ द सर्कमफेरेंस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फिर, सर्कमफेरेंस ऑफ इंक्रीज फ्रॉम 4/2, एक सिंपल सा फंडामेंटल है। सर्कमफेरेंस है ना जो, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है साइड के। अगर साइड डबल होगी सर्कमफेरेंस भी डबल। एरिया किसके प्रोपोर्शन होता है? साइड के स्क्वायर के प्रोपोर्शन में होता है। किसके? साइड के स्क्वायर। अब सर्कमफेरेंस बड़ा है 4 पाई से 8 पाई, 4 पाई से 8 पाई, मतलब ये क्या हो गया? 2 से मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, मतलब अगर सर्कमफेरेंस डबल हुआ है इसका मतलब क्या है? जो साइड है तो साइड भी डबल हुई है। अगर ये डबल हुई है तो एरिया पे क्या फर्क पड़ेगा? एरिया 2 का स्क्वायर 4 हो गया। क्वाड डबल नहीं है, हाफ भी नहीं है, ट्रिपल भी नहीं है, तो क्वाड्रपल। क्वाड का मतलब क्या होता है? 4, क्वाड्रपल हो गया ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फिर, ये रहा। ये भी वैसा ही है जो अभी हम लोगों ने पहले किया। ये भी एक कॉर्ड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 10, एक कॉर्ड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, सबटेंड राइट एंगल एट द सेंटर। ये क्वेश्चन आ सकता है आगे, क्यों? क्योंकि ये 90 डिग्री के साथ किया, तो इसमें माइनर सेगमेंट मेजर सेगमेंट पिछले साल भी पूछा था, इस साल भी पूछ सकता। पर इस क्वेश्चन में अभी तुमसे क्या पूछा हुआ है? ये वाली चीज़, मतलब रेडियस पूछा हुआ है। ठीक है, इसका आंसर मैं आपको पहले बता दूं, जब भी ऐसा ट्रायंगल दिखे, ये 90 वाला, ये भी ट्रिपलेट है, आपको याद रख लेना है। 45 आएंगे, ये भी 45 है ना, दो बराबर इससे, जब ये साइड है और ये साइड है बराबर होंगी, तो आपको एक चीज़ याद रखनी है। तो ये एक होता है, ये भी एक होता है, ये उसका रूट 2 टाइम्स होता है। कितना टाइम्स होता है? रूट 2 टाइम्स होता है। तो ध्यान से करना है आपको क्वेश्चन। अब 90 डिग्री के ऑपोजिट वाले, चलो अब हम पहले सॉल्व करते हैं उसको। तो 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू, सामने वाला हाइपोटेन्यूस होगा ना, तो 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये रेडियस है तो ये भी तो क्या होगा? रेडियस ही होगा। तो आर का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर कितना हो गया? 100, 2r स्क्वायर हो गया, तो 2 50 हो गया। तो आर की वैल्यू, आर स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? ठीक है, 50, और ये 50 रूट 50 इधर होगा। 50 को क्या लिखोगे? 25 इंटू 2, 25 का क्या आंसर होता है? 5, तो 5 इंटू ये रूट 2 तो अंदर ही रह गया, तो 5 रूट 2 आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो 17 का आंसर क्या आ गया हमारे पास? बी आंसर आ गया। ठीक है, अच्छा एक मिनट, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड। मैंने तो उल्टा क्वेश्चन कर दिया, तो मैंने उल्टा ही क्वेश्चन कर दिया। बात कुछ और थी, कहीं कुछ और जा रही थी, क्वेश्चन कुछ और था, हमने कुछ और सॉल्व कर दिया। फिर से करते हैं इसको, ऐसे करते, इरेजर बड़ी करते हैं, क्वेश्चन ही उल्टा कर दिया मैंने, रिवर्स ऑर्डर में चला दिया। एक मिनट बेटा, मैं इसको इरेज करता हूँ, क्वेश्चन सीधा हो गया फिर तो हमारा। मैंने उल्टी चीज़ क्या कर दी मैं बताता हूँ आपको। रेडियस दिया हुआ है, मैंने वो कॉर्ड निकाल दिया, पूछा तो उसने कॉर्ड है, तो मैंने उल्टा क्वेश्चन कर दिया। फिर तो वो जल्दी हो जाएगा, बहुत जल्दी हो जाएगा, ख़त्म ही है फिर तो। कह रहा है रेडियस दिया हुआ है, रेडियस कितना दिया हुआ है? 10। रेडियस कितना दिया हुआ है? 10। 10 इधर, 10 इधर, और हमें ये कॉर्ड की लेंथ निकालनी है, ये 90 डिग्री। ये तो सीधा ही हो गया। अभी हमने सीखा ना, ये 1 1 होता है तो ये रूट 2 होता है। अब यहाँ पे 10 10 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये वाली लेंथ, ये कॉर्ड की लेंथ क्या होगी? 10 रूट 2। कितनी हो जाएगी बेटा? 10 रूट 2 हो जाएगी। नहीं पता लग रहा, कोई बात नहीं, तो ए बी का स्क्वायर कर दो, 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, तो इसका आंसर तो 10 रूट 2 आ रहा है। 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100, 10 का स्क्वायर फिर 100, तो ये होगा 200। तो ए बी का स्क्वायर यहाँ पे रूट 2 इंटू 100 का क्या आंसर होगा? रूट 2 इंटू 100 का क्या हो गया? 10। तो 10 रूट 2 देख लो, 10 रूट 2 ये रहा, मैंने पहले बता दिया। कह रहा है एक नंबर है, इनमें से चूज़ करो। ठीक है, अगर चूज़ करोगे तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू ये होनी चाहिए, कर लो। -2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, -1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, 0 का स्क्वायर करेंगे 0 आएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा। टोटल नंबर तो नीचे कितने रहने वाले हैं? 1 2 3 4 5, 5 लिख दिया मैंने। प्रोबेबिलिटी फेवरेबल आउटकम बाय टोटल आउटकम। कह रहे एक्स स्क्वायर की वैल्यू 2 से छोटी होनी चाहिए, 2 से नीचे होनी चाहिए। 2 से नीचे कौन कौन सी वैल्यू है? 1 2 3, 3 वैल्यू है जो इससे नीचे है, तो इसका आंसर क्या गया? 3/5। 3/5 है, ये रहा।
ठीक है, 18 MCQ कर दिए, 19 एजर्शन रीजन पे पहुंच गए बेटा। द वैल्यू ऑफ साइन थीटा 4/3 इज नॉट पॉसिबल। देख लेते हैं, हमें पता है साइन की वैल्यू 0 होती है 0 पे, और हम क्योंकि हम 9th क्लास 10th क्लास का पढ़ रहे हैं तो 90 तक मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, मिनिमम वैल्यू 0 होती है। इज नॉट पॉसिबल, ये तो बात सही है। 4/3 आंसर 1 पॉइंट कुछ आएगा ना, बड़ा आएगा 1.3। सही बोल रहा है ना, इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि हमें पता है साइन की वैल्यू 0 to 1 नहीं हो सकती है। ये 1.3 कह रहा है नॉट पॉसिबल, तो ये बात तो सही है। कह रहा है हाइपोटेन्यूज इज द लार्जेस्ट साइड इन ए राइट एंगल ट्रायंगल, ये भी बात सही है, पर दोनों में कोई रिश्ता है? ठीक है, रिश्ता तो कोई नहीं है ना। 19 का क्या हो जा रहा है आपका, 19 का बी ऑप्शन, एजर्शन एंड रीजन आर ट्रू, आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ये भी हो सकता है, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, P/H होता है। एक मिनट, ये तभी तो है इंपॉर्टेंट, P/H होता है, और हमेशा P और H में कौन सी वैल्यू बड़ी होती है? एक मिनट, इसका ए और बी देखो, हाइपोटेन्यूज लार्जेस्ट साइड इन ए राइट एंगल ट्रायंगल, हमेशा जो नीचे वाली चीज वैल्यू बड़ी आएगी ना, नीचे वाली वैल्यू, हाँ ये भी एक ऑप्शन हो सकता है क्योंकि ये इसके साथ मैच हो रहा है। हाइपोटेन्यूज हमेशा बड़ा होता है, अगर हमेशा डिनोमिनेटर बड़ा हो न्यूमरेटर से तो आंसर तो हमेशा 1 से कम ही आएगा ना, 1 से नीचे आएगा आंसर। ठीक है, अब कुछ भी कर लो, 5 से अगर ऊपर बड़ी न्यूमरेटर बड़ा रखोगे, न्यूमरेटर की वैल्यू 6 रख दी, ठीक है, तो आंसर 1 से ऊपर चला जाएगा, 1 से प्लस चला जाएगा। पर अगर डिनोमिनेटर मतलब यहाँ पे क्या है, हाइपोटेन्यूज लार्जेस्ट होने की वजह से आंसर 1 से नीचे जा रहा है, तो ये हाँ है, बन सकता है इसका आंसर। बोथ एजर्शन एंड रीजन आर ट्रू, आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, इस वजह से। बाकी हम लोगों ने इसको ऐसे टेबल पे भी देखा कि 0 से 91 जा रहा है, पर ये भी एक रीजन है, हाइपोटेन्यूज लार्जेस्ट साइड इन एनी राइट एंगल ट्रायंगल। उसके बाद कह रहा है an-1 इज नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ n। देखते हैं, मान लो 2 4 6 8 10 ये सीरीज है, इसमें नंबर कितने हैं, 1 2 3 4 5 10 मतलब n की वैल्यू क्या है 5, डिफरेंस कितने का आ रहा है 2 का। अगर मैं n की वैल्यू मैं 14 तक रखूं, n की वैल्यू ये 14 तक लेके जाऊं, मतलब n की वैल्यू 7, तो भी तो d2 ही आ रहा है, मतलब d डिपेंड नहीं करता। ये क्या है, इसी को तो d बोलते हैं ना, एक बड़ी टर्म में से आगे वाली टर्म में से पीछे वाली टर्म को माइनस करना, an-1 माइनस an माइनस a-1 वही तो d होता है। क्या d इस पे डिपेंड करता है? ये तो बात सही बोला, इज नॉट इंडिपेंडेंट, इज नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ n देन गिवन सीक्वेंस इज n। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, इज नॉट इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट का मतलब है ये वो कह रहा है डिपेंड कर रहा है, इसका मतलब नॉट इंडिपेंडेंट। ठीक है, डिपेंडेंट होता है डिपेंड हो रहा है, इंडिपेंडेंट नहीं डिपेंड हो रहा है, फिर नहीं के साथ नहीं लग गया मतलब ये डिपेंड हो रहा है। इसके कहने का मतलब क्या है, ये डिपेंड हो रहा है। ठीक है, पर हमारे देखने पे तो ये डिपेंड नहीं हो रहा, तो एजर्शन इसकी गलत हो जा रही है। ठीक है, ध्यान से पढ़ना ये लाइन, इज नॉट इंडिपेंडेंट वाली। ठीक है, ठीक है, तो ये डिपेंड नहीं करता, यहाँ पे वैसे लिखना चाहिए था इज नॉट डिपेंडेंट, ये डिपेंड नहीं करता, ये लिखा होता तो फिर ये लाइन सही हो जाती, इज नॉट डिपेंडेंट, पर इसने क्या लिखा है, इज नॉट इंडिपेंडेंट वर्ड लगा दिया। ठीक है, इसकी वजह से ये कॉमन डिफरेंस इज कांस्टेंट और इंडिपेंडेंट ऑफ आर, ये हमने दूसरे में देखा, तो रीजन सही है, रीजन सही है और एजर्शन फॉल्स है, तो इसका ये ऑप्शन हो जाएगा, एजर्शन इज फॉल्स, रीजन इज ट्रू। क्लियर, तो 20 का क्या होगा हमारे पास, डी ऑप्शन हो गया। तो इसी के साथ सारे एमसीक्यू को कर दिया हम लोगों ने खत्म। मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, शुभ रात्रि, शब खैर एंड जय हिंद दोस्तों। अपने दोस्तों जरूर शेयर करें।